Yeah, I'm safe. I'm safe and I'm good. So thank you so much फिर से invite करने के लिए on your group थैंक and यू, इट्स माय प्लेजर। एक्चुअली इतनी सारी क्वेरीज आई हुई थी, तो इट्स बेटर कि आप लाइव आएं और अपनी जो जो क्वेरीज मेरे पास आई हुई हैं उनका आप आंसर दें, क्योंकि वो सारी चीजें ना, मतलब इतनी सारी है और वो मिक्स मर्ज करके ना काफी सारे आंसर्स बनते हैं, तो वैसे न्यूक्लियरली किस किस को क्या क्या आंसर देंगे। तो इट्स बेटर कि हम वो एक क्वेरी सेशन चला दें, सो दैट कि सबके क्वेश्चंस का आंसर इजीली मिल जाए सबको। श्योर मैं सबके आंसर्स देने के लिए तैयार हूँ। जो भी जिसको भी कोई भी कुछ पूछना है मैं जी। इजीली मैं तो प्रैक्टिकल जो भी मेरे को पता है मैं सब आंसर्स दूंगा। नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके लिए यही है कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, मतलब आपने अपनी जर्नी जो ये आर्ट्स की थी कैसे स्टार्ट करी। देखिए बेसिकली तो मैं प्रोफेशन तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ एज पर क्वालिफिकेशन आपकी आवाज एंड स्लो आ रही है। हाई गाइस अभी आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। It's right. हाँ, तो मैंने अपनी जर्नी शुरुआत मतलब आफ्टर ऑफिस आई यूज्ड टू स्केच। पहले भी स्केचिंग करता था बट ऑन द सीरियस नोट अगर बोले तो मतलब मैं 2012-2011 से मैंने शुरू किया था स्केचिंग करना एंड अप टू 2 इयर्स तक मैंने सिर्फ स्केचिंग प्रैक्टिस करी। कुछ भी नहीं, मतलब नो पेंट, नो कैनवास, नो वाटर कलर, नथिंग। सिर्फ मैं पेंसिल स्केच करता था नॉर्मल पेपर के ऊपर एंड वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। और फिर धीरे धीरे मैंने उसको और ज़्यादा डेवलप करने गया, मतलब अपनी इमेजिनेशन जो भी स्केचेस थी उसको स्केच करना शुरू किया पेपर के ऊपर। स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर 2 इयर्स आई स्टार्टेड विद एक्रेलिक कलर्स ओवर पेपर। मैंने हैंडमेड पेपर से शुरू किया था, कैनवास भी नहीं था, इट वॉज हैंडमेड पेपर से मैंने शुरू किया था। तब इनिशियली मुझे कलर स्कीम समझना ये करने में थोड़ा टाइम लगा था बट ओवरऑल इट वाज नॉट दैट हार्ड। एंड देन स्लोली उस टाइम पे यू नो मेरे फ्रेंड्स थे जो चाहते थे कि मैं मेरे स्केचेस को डिस्प्ले करूं कहीं कोई एग्जीबिशन पे या कहीं कोई जगह पे जहाँ पे लोगों को पता चले। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जीबिशन किया था, इट वाज ऑन 2014 अराउंड एंड बस वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। वहाँ से काफ़ी मुझे रिस्पांस अच्छे मिले थे, लोगों ने कहा कि आप कैनवास भी ट्राई कर सकते हैं, आप अलग अलग अप्रोचेस ट्राई कर सकते हैं। सो ओवरऑल दैट मैंने शुरू किया कैनवास करना एंड वहाँ से फिर मैंने सेकंड शो किया ऑन लेट बाय 2014-15 के स्टार्टिंग में, विच वाज ऑन यू नो ऑन फिगरेटिव वर्क्स। और तब पूरा मिक्स वर्क था, ऐसे कुछ क्या कहते हैं स्पेसिफिक थीम नहीं था क्योंकि मुझे इतना पता नहीं था इसके बारे में कि हर आर्टिस्ट की अपनी एक थीम होती है या वगैरह वगैरह जो नहीं, भी तब तक आपने ये थीम है। अपनी स्टार्ट नहीं करी थी, जो थीम आप अब बनाते हैं जैसे ट्रेडिशनल, उस टाइम तक ये स्टार्टिंग नहीं नहीं थी। नहीं, मैंने स्टार्टिंग करी थी रियलिस्टिक वर्क से। लाइक बहुत रियलिस्टिक काम करने लगा था, जैसे एक्रेलिक था, ऑयल था, नाइफ आर्ट था, बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स पे करता था रियलिस्टिक वर्क। फिर बहुतों ने मुझे ऐसे ही बोला कि पेंटिंग शुड नॉट लुक लाइक अ फोटोग्राफ। तो वो लाइन मुझे कहीं ना कहीं सही भी लगी कि हाँ, कि अगर किसी को घर में पेंटिंग रखनी है तो पेंटिंग पेंटिंग जैसा होना चाहिए, फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। और वहाँ से मुझे बहुत सारे लोगों से ये पता चला कि यू शुड हैव सम स्टोरी बिहाइंड द पेंटिंग एंड यू शुड हैव समथिंग। तो मैंने पेंटिंग्स वहाँ से शुरू करना किया और फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया पेंटिंग्स में। और उसमें मैं अपने थीम को पहचानने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा कि मैं कौन से थीम पर जाऊँ, मैं माइथोलॉजी पे जाऊँ या मैं क्या कहते हैं फिगरेटिव पे जाऊँ या मैं कौन से कलर स्कीम में जाऊँ, ब्राइट कलर लूँ, डल कलर लूँ, वॉट एवर। सो वहाँ से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। द फर्स्ट पेंटिंग आई डिड विद द अर्थ टोन कलर्स, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, नेपल येलो, रॉ सेना, वो सब लेकर मैंने अर्थ टोन कलर से शुरू किया। बहुतों ने बोला कि डल लग रहा है, बहुतों ने कहा कि नहीं सही लग रहा है, बट स्लोली एंड स्टडीली वो कलर पे मास्टर्स आने होने लग गया कि मैं ये कलर को अच्छे से ब्लेंड कर पा रहा था कैनवास के ऊपर। और रियलिस्टिक्स और नाइफ वर्क से काफ़ी डिफरेंट अप्रोच था, काफ़ी प्रॉब्लम था। सो इस हिसाब से फिर मैंने धीरे धीरे और आगे बढ़ने की कोशिश करी। फिर मैंने वही कलर के अंदर दूसरे कलर्स को मैच करना शुरू किया एंड फ्रॉम एंड अभी तो सबको पता है कि मतलब अभी सारे मिक्स मीडिया पे भी कर रहा हूँ और क्या कहते हैं बहुत अलग अलग थीम पे, अलग अलग कंसेप्ट पे भी कर रहा हूँ, एक सीरीज पे भी काम करता हूँ। मृणाल सो दैट इज हाउ जनरेट स्टार्टेड। मृणाल जी, आपके लिए एक मैम बोल रहे हैं कि थोड़ा कैमरा अपना सेट कर लीजिए।
आई लाइक द वे Okay. यू सेड कि एक एक पेंटिंग या क्रिएशन की कोई स्टोरी हम्म। लाइन होनी चाहिए। या इट इज़ ट्रू कि हर पेंटिंग का एक स्टोरी लाइन होना चाहिए, वरना अगर आपका स्टोरी लाइन नहीं होगा तो आपको मज़ा भी नहीं आता। मतलब हर पेंटिंग शुड हैव सम स्टोरी बिहाइंड इट। जी। अगर आप फिगरेटिव बना रहे हैं तो इट शुड नॉट लुक कि हाँ कि सिंपल पेंटिंग है, इट शुड हैव अ स्टोरी बिहाइंड इट। अगर कोई स्टोरी होता है, कोई थीम या कंसेप्ट पे, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो इंट्रिकेटेड वर्क मैं करता हूँ उसके अंदर जो भी डिज़ाइंस या जो भी चीज़ें दिखते हैं, अगर उसको ध्यान से देखा जाए तो एक फ्लो में स्टोरी होता है, फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो या तो आप कोई ट्रेडिशनल काम भी कर रहे हो तो ट्रेडिशनल भी काफ़ी स्टोरीज है। जैसे अगर राजस्थानी वर्क ले रहे हो, या आप बंगाल्स की तरफ जा रहे हो, या आप उड़ीसा के वर्क की तरफ जा रहे हो, या साउथ इंडिया में जा रहे हो, तो उनकी भी काफ़ी थीम है। टेम्पल्स हो जाते हैं कई बार पुराना आर्किटेक्चर्स हो जाते हैं, कई बार आपके क्या कहते हैं कंसेप्ट में, मतलब जैसे डिज़ाइंस आते हैं, जैसे कपड़े पहनने में कपड़ों का डिज़ाइन, उनके कल्चर, उनके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जी जी। वो स्टेट के, वो एरिया के, तो उस तरह की एक स्टोरी आप बना सकते हो। जैसे रिसेंट वर्क जो मैंने सीरीज बनाई थी वुमेन्स के, ठीक है, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रविन्द्रनाथ टैगोर सॉन्ग, जिसके अंदर उनके पोएम्स के अंदर जो बंगाली के ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, द वे शी मस्ट बी लुकिंग, एज पर उन्होंने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया, मैंने उसको पेंट में लाने की कोशिश करी। सो दिस वे यू कैन डू द थिंग। या तो आप जैसे अगर आप रामायण भी बना रहे हो, तो रामायण की पेंटिंग्स तो बहुत लोगों ने बनाई है, महाभारत की पेंटिंग्स भी बहुत लोगों ने बनाई है। आई गेस फर्स्ट तो राजा रवि वर्मा सर ने की थी, हाँ। जिन्होंने हमें ये दिखाया कि भगवान ऐसे दिखते हैं। उससे पहले किसी को पता नहीं था कि भगवान ऐसे दिखते हैं, या हमने उसी को तस्वीर बनाया। वो उनकी इमेजिनेशन थी, क्योंकि उन्होंने उसको स्टोरी में उन्होंने उस स्टोरी को पेंट में लाया। तो उसी तरह से आप अभी अगर रामायण बनाओगे तो आपको कुछ अलग तरीके से बनाना होगा। देखिए, स्टोरी तो चेंज नहीं होती, कंसेप्ट चेंज नहीं होता, पर जो भी आपका होता है वो क्या कहते हैं अप्रोच, मैं जो लास्ट टाइम भी कहा था, जो आपका अप्रोच होता है वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है करने में। सो कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है हर पेंटिंग में। विदाउट कंसेप्ट आप या तो मोनोटोनस बनाते रह जाओगे, या फिर आप कॉपी करते रह जाओगे। एंड टू अप्रोच इन इंटेंट योर टाइप वर्क क्या? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि एक अप्रोच, एक लेवल, एक अपना पहचान कैसे बनाए। इसका एक्चुअली सही से तो कोई आंसर दे नहीं सकता, इवन मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि ये आनी होती है तो आ ही जाती है। या तो किसी को विद इन 1 मंथ भी आ जाती है, किसी को 6 साल भी लग जाता है, कि मुझे 4 साल लगे। तो ये चीज़ ऐसी है कि आप बहुत अलग अलग टाइप के वर्क करते हो, बहुत अलग अलग टाइप के काम करते हो, बहुत अलग अलग क्या कहते हैं वेरिएशंस में काम करते हो। वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आपको ये स्ट्राइक होता है कि हाँ, ये शायद कहीं मैं मैं पूछना चाहूंगी कि ठीक है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है और वो बिल्डअप होने में भी टाइम लगता है। आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज आई जो ये बीच में, जो आप सपोज जैसे हमारी शेप है, आपने लास्ट टाइम ये बताया था कि वो जो काऊ है, काऊ की शेप वही रहेगी, है ना? फिगर है, फिगर का शेप वही रहेगी, बट वो जो उसकी फीलिंग है, जो ट्रेडिशनल फीलिंग आप करते हैं, वो चीज आपके दिमाग में कैसे आई कि किस टाइप से होना चाहिए, ये चीज ज्यादा अच्छी लगेगी? क्या चीज आई आपके दिमाग में उस चीज की? इट वाज एक्सीडेंटल एक्चुअली। मतलब गलती से पेंट मेरा स्प्लिट हो गया था कैनवास के ऊपर, एंड इट स्टार्टेड ड्रिपिंग इन अ नेचुरल वे। मुझे वो थीम काफ़ी अच्छी लगी जब वो ड्राई हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक थीम बनाया जाए, इसको और थोड़ा डेवलप किया जाए। ये तो नेचुरली हो गया, फिर मैंने सोचा ब्रश से भी किया जाए। तो मैंने उसको काफ़ी बार कैनवास में ना, रफ कैनवास प्रैक्टिस करता गया, अलग अलग कलर्स डालता गया, अलग अलग कलर्स को धीरे धीरे मतलब ड्रिप करने की कोशिश करता गया, तो ताकि एक समान ड्रिप आए, कहीं इधर उधर ना हो जाए। दैट ऑल्सो टुक मी 2-3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस के किस तरह से होगा। तो एक हो गया वो मेरा ड्रिपिंग स्टाइल का। दूसरा जब मेरे को आया कि मैंने जब देखा, सबके वर्क्स देखता था, सबके एग्जीबिशंस में या ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पर, तो सब लोग फीचर्स बनाते थे, लाइक कहते हैं आईज नोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग, ठीक है। मैंने बोला कि आई शुड ट्राई समथिंग डिफरेंट, इट शुड नॉट लुक लाइक अ पोर्ट्रेट। आई वांट कि मैं एक्सप्रेशंस तो बना सकता हूँ, वो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने रियलिस्टिक में भी काम किया था।
तो मैंने एक्सप्रेशंस हटा दिए। मैं ये देखना चाहता था कि एक्सप्रेशंस के बिना क्या सामने वाला उसको फील कर सकता है। हाँ, और मैं जहाँ तक मानता हूँ पेंटिंग, हाँ आपकी जो पेंटिंग्स है उनमें फेस आप बना देंगे, फेस की प्रॉपर शेप बना देते हैं, पर उसकी एक्सप्रेशंस नहीं बनाते। हाँ, क्योंकि आप उसको जैसे आप चाहिए वैसे आपको इमेजिन कर सकते हैं। आप उसको सैड भी इमेजिन कर सकते हैं, आप उसको क्या कहते हैं हैप्पी भी इमेजिन कर सकते हैं। अगर मैंने सपोज उसके अंदर कोई एक्सप्रेशंस डाल दिए, आईज, नोज या कुछ भी, तो वो ऐसा हो जाएगा कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आप वही देख रहे हो, आर्ट वहीं थम गई। ठीक है, आप वो एक पोर्ट्रेट बन गया। वो अगर मैंने किसी की शक्ल बनाई तो वो वही बंदा है, वो दूसरा बंदा नहीं हो सकता। वो उसमें आप किसी और को नहीं देख सकते। हाँ। कई बार ऐसे भी हुआ है कि बहुत लोगों ने मुझे ये भी कमेंट्स करे कि यार कई बार ऐसा लगता है कि इसमें हम अपने आप के चेहरे को देख रहे हैं, क्योंकि फेस कट हमारा ऐसे ही कहीं मैच हो रहा है। तो यही एक ब्यूटी होती है कि आप अपने आप को भी देख लेते हो शीशे की तरह, कि ना कब आईने के सामने खड़े हो और आप देख रहे हो। तो मैंने इसलिए एक्सप्रेशन ही हटा दी। मैंने बोला कि नहीं, मुझे कुछ अलग करना है। एक्सप्रेशन के साथ काम सभी लोग कर रहे हैं, मतलब एक बेसिक चीज होती है आईज, नोज और ये करना। एंड ऐसा भी था कि मैं हुसैन सर से भी मतलब इंस्पायर्ड हूँ बहुत ज़्यादा। तो उनके बहुत सारे फेसलेस वर्क्स थे जिसके अंदर सिर्फ आईब्रोज थे या सिर्फ बॉर्डर्स थे। तो वहाँ से भी मैंने बहुत बहुत स्टडी करी कि मतलब आर्ट को समझने के लिए हर चीज़ कंप्लीट होना ज़रूरी नहीं है, या हर चीज़ बेहतरीन होना या डिटेल में होना ज़रूरी नहीं है। कई बार आप क्या कहते हैं, 2 कलर से भी इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना सकते हो जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। अगर आप बहुत सारे वर्क्स जो है वर्ल्ड के फेमस आर्ट उनको देखेंगे तो कईयों में सिर्फ एप्पल बना हुआ है डिश के ऊपर और कुछ भी नहीं है, और कईयों में सिर्फ लाइंस बने हुए हैं। हाँ। या तो कई बहुत हाइपर रियलिस्टिक काम है रोमन पेंटिंग्स की तरह, जैसे फॉर एग्जांपल मोनालिसा जो है बहुत हाइपर रियलिस्टिक काम है। उसकी भी एक स्टोरी है कि जहाँ पे आप एक्सप्रेशंस का तरीके से आप इमेजिन कर रहे हो, सैड और एंग्री और हैप्पी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्ट आपका हमेशा कंप्लीट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आर्ट हमेशा वही हो जो लोग कहते हैं। अगर आप लोगों की सुनने जाओगे, करने जाओगे, तब अपनी क्रिएटिविटी कहीं नहीं ला पाओगे। आप वही करो जो आपका मन कहता है। आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके हिसाब से सही है तो ये सही है। आप ही अपने आप के सबसे बेस्ट जज हो। और कोई आपको आके कितना भी बोल ले कि नहीं आप ये कर लो, ये देखिए लोग आपकी पर्सपेक्टिव अलग होगी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। आपको शायद पेंटिंग में एक्सप्रेशंस अच्छे लगते होंगे, कईयों को नहीं लगते होंगे। कईयों को लगता होगा कि नहीं सिर्फ आईज होने चाहिए, कईयों को लगता है कि नहीं सिर्फ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। आप सबकी सुनोगे तो आप अपनी क्रिएटिविटी नहीं कर पाओगे। आप वही करो जो आपको बेस्ट लग रहा है, आप वही अप्रोच पे जाओ जो आपको सही लग रहा है, जो आपका मन कह रहा है कि नहीं ये बेटर है और यही मेरी पहचान है। तभी जाके आपकी एक आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आपको उस थीम में, उस स्टाइल में क्या कहते हैं डटे रहना होता है कि आप जब भी पेंटिंग बनाओ वो स्टाइल, वो कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तब जाके वो आपकी अप्रोच कहा जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग अप्रोच तो बना लेते हैं पर कई पेंटिंग्स बनाते वक्त अपना पूरा कलर स्कीम, थीम, पैटर्न सब चेंज कर देते हैं। हाँ। वो मैं मना नहीं करता, आप कीजिए, बट जितना हो सके एटलीस्ट 80% आप अपने थीम को कायम रखिए। अपने जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको हमेशा कायम रखिए, कि कहीं एक लाइन से ही पता चल जाना चाहिए ये काम आपका है। उसके लिए पेंटिंग के नीचे जाके सिग्नेचर देखने की जरूरत नहीं है, दूर से भी काम देखकर समझ में आ जाना चाहिए। सो ये इस तरह का चीज़ होता है। और आप कुछ भी बनाइए, देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है कि यही थीम आज के मॉडर्न वर्ल्ड में या आर्ट फील्ड में चल रहा है, या यही थीम, ऐसा कभी हो नहीं सकता। देखिए अगर वही थीम चल रहा हो तो सारे आर्टिस्ट वही थीम में काम कर रहे हो, ठीक है। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बहुत लोग कहेंगे आपको कि नहीं। क्वेश्चन मेरे आगे कई आर्टिस्ट पूछते हैं कि जैसे मैं एग्जीबिशंस लगाती हूँ, तो ये क्वेश्चन हर एक कोई पूछेगा कि मीनाक्षी इस टाइम में ऐसा कौन सा काम चल रहा है जो सेल आउट हो जाएगा, और मेरा आंसर हर एक को यही होता है कि ये सामने वाले की पसंद पे डिपेंड करता है कि उसको कौन सा काम पसंद आता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि देखिए मॉडर्न। सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो सेलिंग इम्पोर्टेंट है, नो डाउट, बट सेलिंग इतनी आसानी से नहीं होती। अगर सेलिंग का सोच के पेंटिंग करोगे तो पेंटिंग कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनती। ये क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। अगर मैं सोचता हूँ कि ये पेंटिंग मुझे बेचने के लिए ही बनाना है तो नहीं बनेगा। उसको आप अपने हिसाब से बनाओ,
किसी को पसंद आएगा तो ऑब्वियसली वो चला जाएगा। कई बार ऐसे होता है कि जो वर्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैं ट्रैश की तरह रखता हूँ, मतलब उसको रोल करके कॉर्नर में फेंक के रखता हूँ, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है। जो वर्क मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो मेरे घर में ही रही है, वो कभी भी मतलब कभी किसी क्वेरी भी नहीं आई, अच्छा। समझ रहे? तो ये वैसा नहीं होता। और सेलिंग करना इज सेकेंडरी थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल योर आर्ट शुड हैव एन आइडेंटिटी। वो एक लेवल पर होना चाहिए जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करें। मैंने पहले भी कहा था कि लोग अगर आपके ऊपर 1,10,000 कितना भी अमाउंट लगाएंगे, क्यों लगाएंगे? क्वेश्चन वन, उसमें कुछ होना चाहिए। बहुत लोग डेकोरेटिव पीस की तरह लेते हैं, बट बहुत कलेक्टर्स ऐसे हैं जो इसको इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं, या बहुत कलेक्टर ऐसे होते हैं जो शौक से पेंटिंग कलेक्ट करते हैं, जिनको हेलो हेलो मृणाल जी, वी कांट हियर यू। हेलो, हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ, नाउ आई कैन हियर यू। बीच में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। ओके ओके ओके। जी। सो सेलिंग एक सेकेंडरी पॉइंट है। पहले आप काम पे इतना फोकस कीजिए, आपका काम अच्छा होगा तो आपको किसी को जाके पूछने की जरूरत नहीं कि मैं क्या बनाऊं, कि तो ये क्या बनाऊंगा तो बेसिक नीड सेल क्या होगा। है आर्ट की फिर? मतलब व्हाट इज द बेसिक सॉरी, नीड टू बी डन इन द आर्ट के? जो कोई इंसान, जैसे अब आप कह रहे हैं कि आप ये चीज सोचकर करते ही नहीं है कि सेल आउट होना चाहिए, तो बेसिकली आर्ट के लिए उसको क्या सोच के ऐसा करना चाहिए कि हाँ आपकी वो सेटिस्फाइड भी हो? क्या नीड है उसकी आर्ट की, मतलब क्या चीज? आर्ट की नीड देखिए, ऐसे नीड नहीं होती। नीड होती है जो मैंने आपको ये बताया था ना, कि आपका एक चीज होता है कि मेन तो होता है एक सिग्नेचर वर्क, ठीक है? जैसे अगर आप बहुत फेमस आर्टिस्ट से बात करोगे, जो बहुत फेमस पेंटर रह चुके हैं इंडिया के, उनमें कोई नीड नहीं दिखता। उनमें उनमें कोई ये नहीं दिखता कि पेंटिंग अच्छा है, बुरा है, कलर मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है? वो लोग सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, द सिग्नेचर। अगर अगर सपोज अगर सपोज वो लोग ये देख रहे हैं कि सिग्नेचर देख के कोई खरीद रहा है, कोई पेंटिंग की ब्यूटी देख के कोई खरीद रहा है, तो दोनों अलग अलग बायर्स है, दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से खरीदने आए। एक होता है जो सिर्फ क्या कहते हैं, आर्टिस्ट के नेम के ऊपर वो खरीदता है, समझ रहे? जी। मतलब उसको ये नहीं पता होता कि पेंटिंग अच्छी है या बुरी है। उसको अगर ऐसा है कि नहीं, मुझे ऐसे रजा साहब की पेंटिंग खरीदनी है, तो चाहे कैसी भी हो वो ही लेगा। उसके सामने आप कितनी भी सुंदर पेंटिंग रख दो, वो नहीं लेगा। दूसरा होता है जो पेंटिंग की ब्यूटी को देख के मतलब इन्वेस्ट करना चाहता है, जो दोबारा से फिर से उसको रीसेल करेगा तो कितना उसका वैल्यू जाएगा, या उसका वैल्यू बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या ये मेरे घर पे ये चीज़ रहेगी तो एक मेरे घर के थीम के साथ कितना अच्छा जाएगा, ठीक है? कोई भी आर्टिस्ट, जहाँ तक मैं मानता हूँ, कोई भी आर्टिस्ट पेंटिंग जो बनाता है वो कभी स्टोर करने के लिए नहीं बनाता। एवरीबॉडी ऑब्वियसली वांट्स मनी आउट ऑफ इट, एंड दैट इज अ बिजनेस। ये एक बिजनेस है, ठीक है? तो कोई ऐसा कह दे कि नहीं पेंटिंग तो मैं सेल आउट नहीं करना चाहता, ऐसा कोई है नहीं। मन में तो सभी यही चाहते हैं कि हाँ, इसका ये मेरे भी पेंटिंग बाहर जाए, लोगों तक पहुंचे, एंड वो होना भी चाहिए। बिकॉज जितनी पेंटिंग आपके घरों में रहेंगे या कलेक्शंस में रहेंगे लोगों के, उतना आपका ज्यादा फेमस आप रहोगे, क्योंकि वो एक 24/7 एग्जीबिशन हो गया आपके लिए। आपकी पब्लिसिटी ऐसी ही हो गई कि लोगों के पास आपके वर्क्स है, लोगों के घर में आपके वर्क्स है, जहाँ पे लोगों ने उसको संभाल के रखा है। एक आपकी एक पहचान है वो, जो हमेशा रहेगी दीवारों पे। सो सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग के पहले हर आर्टिस्ट को ये सोचना चाहिए कि वर्क मैं क्या करूँ, कैसे बनाऊँ, कैसे इम्प्रूव करूँ इसको, कि कितना इसमें मैं मेहनत कर सकता हूँ, कितना इसको मैं अपने स्टाइल में, अपने कंसेप्ट पे लेकर आ सकता हूँ। मैंने कहा था आपको लास्ट टाइम कि आप कुछ भी बनाइए, जो भी आप बनाते हो वो एलिमेंट ऑफ नेचर है, ठीक है? कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप जो देखोगे आप वही बनाओगे, ठीक है? पर आप उसको उस तरह से बनाए कि किसी और ने बनाया ही नहीं है। लोगों को अपने आप पता चल जाएगा कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ उसी का है, तो इसी में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। ठीक है? ये क्योंकि सबसे क्योंकि बढ़िया। क्योंकि ये काम सिर्फ, हाँ, क्योंकि ये काम सिर्फ ये स्टाइल में सिर्फ ये ही बना सकता है पूरे इंडिया में या पूरे दुनिया में, या तो और कोई बना नहीं सकता। तो ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी हो गई कि सकता, ठीक है? बहुत सब आर्टिस्ट के अलग अलग होते हैं, बट एक आइडेंटिटी ऐसी होती है कि चीज़ है, ये चीज़ तो बस यही बना कर दे सकता, और कोई नहीं बना कर दे सकता। तो लोग ऑटोमेटिकली दे विल अप्रोच। आपको पूछने की या करने की ज़रूरत नहीं है। और न्यू कमर्स के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले सेलिंग का मतलब आप साइड में रख के पहले आप प्रैक्टिस कीजिए काम का।
आपका काम अच्छा होगा तो आपको किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा सेल आउट होगा या नहीं होगा। एग्ज़िबिशन्स करते रहिए, डिस्प्ले करते रहिए, लोगों तक प्रमोट करते रहिए। आप जितना ही बनता है आप उतना लोगों तक क्या कहते हैं अपने काम को दिखाइए, ठीक है? आपको गाइडेंस मिलेंगी, आपको या हो सकता है कोई आपको एडवाइस देगा, आप उसको अप्रूव कीजिए, आप उसको डिक्लाइन कीजिए, वो आपके ऊपर है। मेरे बट को एक चीज़ पूछनी। आप हाँ जी, बताइए बताइए प्लीज़। हाँ, मतलब आप वो सारे सजेशंस को लेकर मिस-मैच करके आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी बना सकते हैं। तो वो कोई आप बड़ी बात इतने नहीं है। अच्छे से हर चीज़ को समझा देते हैं, हर चीज़ को इतनी मतलब आसानी से इतना डिटेल में बता देते हैं कि किसी की भी कोई दिमाग में बात होएगी ना, वो ऑलरेडी उसको आंसर्स मिल जाते हैं। इस चीज़ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, ये लास्ट टाइम भी मेरे दिमाग में आ रहा था कि आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलाते या अपनी कोई भी क्लासेस देते नहीं हैं या कोई एकेडमी रन नहीं करते हैं, जबकि सारे आर्टिस्ट करते हैं। आप क्यों नहीं करते? नहीं, सारे आर्टिस्ट नहीं करते। एक्चुअली बहुत सारे अच्छे हाँ, आर्टिस्ट हो हैं जो सकता नहीं है। करते। मैं ये देखिए बोलूँगी ऑनलाइन 80% ऑनलाइन 80% करते हैं। ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, बट ये चीज़ ऐसी है कि लोगों के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं अगर क्लासेस करूँगा या करूँगी तो ही मेरा आर्ट इम्प्रूव होगा, जबकि ये बहुत ही गलत है। आप खुद से ही अगर करोगे तो भी आपका आर्ट उतना ही इम्प्रूव होगा जितना क्लास में होने वाला है। या क्लास में आपको गाइड कर सकता है। अगर सपोज मैं अगर सिखा रहा हूँ आपको, तो मीनाक्षी जी मैं आपको क्या सिखाऊँ? मैं आपको एप्पल बनाना सिखा सकता हूँ, फिगर बनाना सिखा सकता हूँ, आगे जो भी करना है वो आपको करना है, पर वो तो आपको आता है, वो चीज़ आपको आता है। मुझे आपको ये नहीं बताना कि लेडी कैसी दिखती है, मुझे आपको ये नहीं बताना कि दुनिया कैसा दिख रहा है, वो आप देख रहे हो। आपको सिर्फ उसको फाइन करना है, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना प्रैक्टिस करोगे। क्लासेस आपको एक गाइडलाइन दे सकती है, आपको आर्ट सिखा तो कोई भी नहीं सकता। आज जैसे गाना मेरे को गाना बहुत पसंद है, पर मैं गा नहीं सकता, मुझे पता है जूते चप्पल पड़ेंगे, क्योंकि मेरी वॉइस ही नहीं है, वो मेरा नेचुरल गिफ्ट नहीं है। तो मैं कितने भी बड़े सिंगर से जाके सीख भी लूँ, अगर मेरा कितना भी होगा, तो वो नहीं हो सकता। तो ऐसी आर्ट में भी सेम चीज़ है, हर आर्ट में वैसा है। म्यूजिक भी आप जब सीखता है कोई इंसान तो अपने मन से सीखता है, रियाज और प्रैक्टिस से वो देखो, इंस्ट्रूमेंट के आवाज़ के ऊपर तो इतना। आप नहीं बोल सकते हैं कि आवाज़ आपकी अच्छी नहीं है। हम ये कह सकते हैं गाने का रियाज़ नहीं है तो आप गाना नहीं गा सकते हैं। हम आवाज़ का नहीं, नहीं वैसा बोल नहीं है सकते। मुझे। नहीं, मैं लाइक माय गॉड मदर इज सिंगर, तो उन्होंने तो मुझे मेरे को सुनने के बाद तो बोला आप कभी गाना मत गाइएगा। सो एनीवेज, शी इज आल्सो वाचिंग मी। यस, आई निहारिका नो जी इज हर आल्सो वाचिंग मूवी मी। ठीक है। सो शी इज आल्सो वाचिंग मी एंड माइट शायद गुस्सा भी कर रही होगी, मैंने बता दिया। सो थिंग इज दैट कि आप जैसे आपका ये जो चीज़ है, जब कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट भी करते हो, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है ब्रश और पेंसिल, जी। ठीक है? उसपे भी रियाज़ चाहिए, उसमें प्रैक्टिस चाहिए। आप देखिए, आप जितने ब्रश को आप ये खुद कोई आदमी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। 15 कैनवास लेना है उसको, 15 वेस्ट कैनवास या वेस्ट पेपर, पेंट लेकर सिर्फ उसके ऊपर ना कलर डालते रहे, सिर्फ उसको पेंट करे, फुल पेंट सिंगल स्ट्रोक पे, ठीक है? 15 जब खत्म हो जाए ना, 15 को अलग अलग तरीके से चेक करे उसको लाइट में, उसको सब में अनइवन या किसी में फिनिश या किसी में ऊपर नीचे मिलेगा। क्यों? पर जब पहला वाला कर रहा होगा, वो अनइवन आएगा, ठीक है? पर जब 15th वन जब वो करने वाला होगा, वो इवन आएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी 14 बार उसको रियाज कर चुका है पहले 14 पेपर में, ठीक है? तो यही चीज़ है, बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पेंसिल पकड़ने का और ब्रश पकड़ने के स्टाइल जो है वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर। आप जितना ब्रश को कैनवास पे या पेपर पे या पेन को कितनी बार आप रब करते जाओगे, उतना आपका हाथ फाइन होता ही जाएगा, क्योंकि वो हाथ पहले कर चुका है। अब बचपन में देखिए, हमको ए लिखने को बोलते थे, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, ए लिखने को बोलते थे, हम लोग 2 लाइन ऊपर नीचे या अनइवन कर देते, फिर टीचर हमको बोलती थी कि 2 लाइन के बीच में आना चाहिए आपका ये वर्ड, ये लेटर, तो हम उसको ध्यान से करते थे। पर अभी हम 2 लाइन हमको जरूरत नहीं होती, हमारा हाथ ऑटोमेटिकली ए को अच्छे से लिख पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ ने इतनी बार उस चीज को प्रैक्टिस कर चुका है, ठीक है? टीचर ने कभी हमको हाथ पकड़ के हर बार नहीं सिखाया ए को ऐसे ही लिखना होता है। पहली बार आप जब लेटर या वर्ड लिखते हो तो कभी भी सिमिलरिटी नहीं आती एक बच्चे में, पर जैसे जैसे वो उसको लिखते ही जाता है, रोज लिखता है, 10 बार लिखता है, 5 बार लिखता है, लेटर से वर्ड लिखता है, वर्ड से वो सेंटेंस लिखता है, तो वो धीरे धीरे उसको मतलब उसके नींद में भी अगर वो चीज़ है, कोई भी वर्ड, वो इमीडिएटली उसको पेपर में लिख देता है अच्छे हैंडराइटिंग में। क्यों?
क्योंकि वो उसकी वही चीज है, वो अपने इमेजिनेशन में जो वर्ड को सोच रहा है वो पेपर में निकाल रहा है। तो सेम चीज ड्राइंग में भी है, आपकी प्रैक्टिस उतनी है कि आप अपने इमेजिनेशन चीज को इमीडिएटली नींद में से भी खोलकर भी आप ड्रॉ कर ले रहे हो या लिख ले रहे हो, क्योंकि आपकी स्केचिंग पावर उतनी है, आपकी प्रैक्टिस उतनी है कि आप उसको इजीली आप कर लोगे। पहले इनिशियली मैं भी ब्रश को पकड़ के डायरेक्ट पेंट से काम नहीं कर सकता था, अभी मैं कर सकता हूँ, मुझे पेंसिल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रश से इतनी बार उस स्ट्रोक को कर चुका हूँ कि मेरे हाथों में, मेरे माइंड में वो प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली है कि मैं अगर बैठकर भी मैं करूंगा तो अभी वो इजीली उसी तरह से चला जाएगा। तो यही चीज होती है कि आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आपको देखिए क्लासेस आप कीजिए, क्लासेस आपको टेक्निक सिखा सकता है, पर कौन से टेक्निक को कहाँ यूज करना वो एक इंडिविजुअल के ऊपर है। मैं आपको नाइफ आर्ट सिखा दूं, बट हर एक पेंटिंग क्या आप नाइफ आर्ट से कर पाओगे? या आप हर एक पेंटिंग नाइफ आर्ट से करना चाहोगे तो आपको उस लेवल प्रैक्टिस तो आपको खुद को करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं आपको ये भी दिखा दूं कि चलो इस तरह से चारकोल को यूज कर दे, मैं आपको चारकोल यूज करना सिखा सकता हूँ, मैं आपको फिगर के पर्सपेक्टिव बता सकता हूँ, बट मैं आपको अप्रोच नहीं दे सकता, मैं आपको ये नहीं बता सकता आपको क्या बनाना, मैं आपको ये कभी गाइड नहीं कर सकता कि हाँ आपको तो यही काम करना है, आपको लाइफ टाइम यही काम पे ही करना है तो ही आपका काम अच्छा रहेगा, मैं वो नहीं कर सकता। वो आप खुद तय करोगे और आपका वर्क जब बाहर जाएगा वो पब्लिक तय करेगी, वो वक्त ही तय करता है हर चीज। तो जब आप जैसे भी कोई भी अप्रोच करते हो तो आप ये सोचकर नहीं करते ना, वाटर कलर या जब आप पेन से काम कर रहे हो तो आप ये सोचकर नहीं करते कि मैं स्केच क्या करूंगा, फ्री टाइम पे कैसे स्केच कर लेते। ऑफिस में बैठ के बहुत लोग करते हैं, यहाँ पे जो भी है कोई मना नहीं कर देगा कि कोई भी स्केच कर रहा है फ्री टाइम पे बैठ के, तब तो आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं। तो पेंटिंग में क्यों चाहिए? पेंटिंग में आपको क्लासेस की हेल्प क्यों चाहिए? आप अगर बचपन में भी अगर आप सीख सकते हो वर्ड लिखना तो यहाँ पे भी आप खुद से ही सीख सकते हो। सो मैं तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि मैं करना नहीं चाहता, मैं करना चाहता हूँ, मेरे को बहुत बार होता है कि मैं सिखाऊं, बट बीइंग अ सेल्फ टॉट मेरे को खुद को भी नहीं पता होता कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ कहाँ एंड करूँ, क्योंकि मैं एक अप्रोच पे चला चुका और मैं एक उसमें आ चुका हूँ थीम में। तो मैं अगर उनको सिखाने जाऊंगा तो ऐसा होगा कि मैं अपना चीज उनको सिखा रहा हूँ, उनकी क्रिएटिविटी खत्म कर रहा हूँ। हो सकता है कि हो सकता है किसी को माइथोलॉजी में इंटरेस्ट ना हो या फिगरेटिव में इंटरेस्ट ना हो सकता है किसी को कोई और चीज में इंटरेस्ट हो जो मुझे नहीं आता, जो मैं नहीं करता हूँ, और मैं उसे गाइड नहीं कर सकता। हाँ, मैं उसको मटेरियल वाइज सिखा सकता हूँ। लेकिन इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बेसिक्स, जैसे ज़्यादातर जो आर्टिस्ट होते हैं, हर एक कोई चलो ठीक है कि हाँ जिसको थोड़ा सा पेंटिंग का शौक होता है वो ठीक है, वो आर्ट फील्ड में आ गए, लेकिन अधिकतर जितने आर्टिस्ट हैं ना उनको बेसिक्स नहीं पता होते हैं। कि अब जैसे उस दिन तनुश्री मैम आए थे, तनुश्री मैम ने पेंसिल का एक बकायदा तरीका बताया था कि हम इस टाइप से पेंसिल को पकड़ेंगे तो हमारे इस टाइप से स्ट्रोक्स आएंगे। तो वो वही चीज मैं पूछना चाहती थी कि अब कितने आर्टिस्ट ऐसे जिनको बेसिक्स नहीं पता, तो वो बेसिक्स के लिए क्या करें? देखिए बेसिक्स भी आपको तभी पता चलेगा जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मुझे भी पता नहीं था कि चारकोल को कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है, मैंने कभी भी लाइफ में यूज नहीं किया था, मैंने उसको हमेशा शेडिंग पेंसिल की तरह यूज करता था, मुझे नहीं पता था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने एक कैनवास लिया, ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से उस पर शेड करने लगा। तो कहीं ना कहीं जाके मुझे पता चल गया कि ये करने से ऐसे आएगा, ये करने से ऐसे आएगा। बेसिक का कोई किताब नहीं, बेसिक सब अपने आप से है, ठीक है। हाँ, आप लोग यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो या गूगल पे भी आप देख सकते हो कि चलिए इसको इस तरह से करते हैं, पर कहीं ना कहीं होता है कि कुछ अप्रोच ऐसे होते हैं कि जो नेचुरल स्ट्रोक्स पे आते हैं। जब आप 10 चीजें लेकर बैठ के प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा नहीं ये कलर को मैं इस तरह से नहीं इस तरह से लगा सकता हूँ। अब फाइन आर्ट कॉलेज में मेरा एक बार लेक्चर था, ठीक है, वहाँ के सबने बोला कि सर ये कलर इसके साथ मैच नहीं होता, ये कलर इसके साथ मैच नहीं होता, आपने वही कलर पेंटिंग में करी बट आपकी पेंटिंग अच्छी लग रही है। तो बोले ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वी आर कंफ्यूज कि हमको तो बोला गया था ये कलर के साथ ये कलर कभी मैच नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उनके दिमाग में बिठाया गया है कि आप इसके साथ आप ये को मैच नहीं कर सकते, तो लोग अप्रोच ट्राई नहीं करना चाहते वहाँ के बच्चे। तो मैंने उनको ये बोला आप क्यों ये सोचते हो, अरे आपका कैनवास है, आपकी पेंटिंग, आपको जो मन में है कलर आप लगाइए, लगा कर तो देखिए क्या होगा, आपका पेंटिंग बिगड़ जाएगा ज्यादा से ज्यादा,
आपका पेंटिंग अच्छा नहीं दिखेगा, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। बट हाँ, सीखने को तो मिलेगा हाँ कि चलो ये अच्छा नहीं लग रहा, हम्म, और क्या पता अगर आप उसको रखो तो वो ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा भी लगे, आप कुछ कह नहीं सकते। कई बार बोलते हैं कि मैजेंटा के साथ ये कलर नहीं जाना चाहिए, ब्लैक के साथ वो कलर नहीं जाना, मुझे जैसे कहा गया था नेपल येलो के साथ ब्राउन को कभी मिक्स नहीं करना, तो हर पेंटिंग में वो है। हाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको बताया गया कि आपको ये नहीं करना है। हाँ, अगर आप सेल्फ टॉट होते हो तो सेल्फ टॉट वालों को हमारा तो क्या, हमको कुछ पता ही नहीं है। जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता कौन सा ब्रश यूज करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता कौन सा पेंसिल यूज करना है, मुझे कुछ भी नहीं पता कि कौन सा मटेरियल चाहिए मुझे, ठीक है। तो मेरा ऐसा है कि हाँ, मुझे जो मिलता है मैं कर लेता हूँ, बना तो बना अच्छा, नहीं बना तो ठीक है, ये नहीं बना तो इट इज ये लर्निंग। बात पे एक बात बोलूंगी। मैंने ना एक लीनो वर्कशॉप लगाई। अभी लीनो वर्कशॉप में हम्म। प्रिंटिंग कलर्स यूज हो रहे हैं। तो वो जब सर ने टेबल पे, क्योंकि कांच के टेबल पे मिक्सिंग होना है प्रिंटिंग कलर्स का, तो वो जब डाला तो उसका इतना अच्छा टेक्सचर आ रहा था वो मिक्सिंग में। मैंने कहा अगर इसको जैसे मैं अब हाथ से करती हूँ पेंटिंग, ब्रशेज यूज नहीं करती, मैंने कहा उसको मिक्स करूंगी तो कितना अच्छा टेक्सचर आएगा। तो मैं सारे कलर्स का स्टॉक उठा के ले, कि वो भी हम कैनवस पे करके देख सकते। तो वो हाँ मेरे ये मेरे हिसाब से वही चीज है कि आर्टिस्ट बाउंडेड नहीं होता है। हाँ, कोई भी मतलब जैसे जैसे मैं एक पेंटर हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता नहीं हूँ कि मैं ये कलर कैसे करूँ। कई बार तो ऐसा होता है पेंटिंग ऑलमोस्ट शुरू होने खत्म 50% हो चुका, मुझे ये नहीं पता कि अगला कलर मैं कौन सा लगाऊंगा, मुझे नहीं पता होता। मतलब आप प्री डिसाइड करके नहीं। हेलो, सॉरी, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया था। ये क्या एक्सेप्ट नहीं हो रही? हाँ, मुझे लगा कि आपके वहां से कुछ नेट का कुछ इश्यू आ गया था, कोई इश्यू नहीं। हाँ हाँ, तो बस मैं यही कह रहा था कि आपका आपने जैसे बोला कि सॉरी, टेक्सचर्स वो जैसी सारे चीजें। बीच में ब्रेकअप हो गया। नो नो, आई रिमेम्बर जी। व्हाट आई वाज सेइंग। तो जो आप जो कह रहे थे कि ये चीज आपको जैसे वो देखकर आपको पता चला कि ऐसे करके भी टेक्सचर आ सकता है, सो हम्म, ये वैसे ही होता है कि आप नेचुरली उसको देख लेते हो, नेचुरली आपको पता चल जाता है कि ऐसे करके भी अप्रोच कर सकते हैं। सो दिस इज द वे यू कैन गो अहेड। हाँ, बट यही है कि लोगों को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज़ में मास्टर्स लाना है तो कोई एक दिन में तो किसी का भी नहीं हुआ था। इवन पैबिलो पिकासो का अगर बायोग्राफी पढ़ो तो उसको 40 साल लगे तो बच्चों जैसा पेंटिंग बनाने में, बच्चों हाँ जैसा पेंटिंग को प्रैक्टिस करने में उसको ही 40 ईयर्स लगे थे। दो ही वॉज अ वेरी गुड रियलिस्टिक आर्टिस्ट, बट उसने जो अप्रोच डेवलप किया उसको भी उसको 40 ईयर्स उसके लाइफ के लग गए। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको आ जाएगा, सब अलग अलग तरीके से होता है, एवरी नहीं स्टेप इज आता। अ लर्निंग। मिनाल, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि अब जैसे आपने काफी जगह शोज लगाए हैं अपने इंडिया में और अब्रॉड में, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए कि आपके जो शोज रहे हैं कहाँ कहाँ रहे हैं और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका। रह चुका है, सारे ग्रुप शोज थे, यहाँ से इंडियन आर्टिस्ट का पूरा ग्रुप था, गैलरीज ने हमको टाई अप करके लेकर गए थे। तो वहाँ का जो अप्रोच था, वहाँ पे कैसा है कि वहाँ जो वेस्टर्न कल्चर अगर आप देखते पेंटिंग्स में, तो उनके पेंटिंग्स हमारे पेंटिंग में ना स्काई एंड लैंड का डिफरेंस है, जमीन आसमान का इतना डिफरेंस है कि जिसकी कोई हद नहीं। तो वहाँ पे इंटरनेशनल जगहों पे लोगों को इंडियन कल्चर, इंडियन थीम पे पेंटिंग्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि हमारे में इतनी वेराइटियाँ है कि हम अगर ट्रेडिशनल वे में देखा जाए, कल्चर वे में देखा जाए, मिथोलॉजिकल वे में देखा जाए, इतनी वैरायटी ऑफ आर्ट है हमारे में। उनकी उनका एक था कि मोनोटोनस वर्क हो जाता है कई बार, वो लोग हम्म, ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट पे आ जाते हैं, ज़्यादातर रोमन पेंटिंग्स में आ जाते हैं, ज़्यादातर वेस्टर्न पेंटिंग अगर देखा जाए तो वो लोग ज़्यादा सिटीस्केप्स में होते हैं, वो लोग बहुत अच्छी सिटीस्केप बनाते हैं, लैंडस्केप्स बनाते हैं। बट जब कुछ अलग ही होता है इंटरनेशनल मार्केट में। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में आपका इंडियन आर्ट
जो मेरे मतलब यहाँ इंडिया में है वो बहुत सब जगह जगह पे लिमिटेड है। जैसे मैं अहमदाबाद से, तो अहमदाबाद में आर्ट का उतना कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे पीपल डजंट अंडरस्टैंड आर्ट। वो लोग आपके आर्ट में ना तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना ही इतना ज़्यादा देखने भी आएंगे शोज में, ना अच्छा। उनको इतना आर्ट में समझ पड़ता है, इंटरेस्ट होता है। तो आप जब शो करते हो तो ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है आप कहाँ कर रहे हो। आप शो को किधर करना चाहते हो। जैसे आप अगर दिल्ली का, तो हाँ दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है। मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है, भोपाल है, इंदौर है, जहाँ पे लोगों को हो सकता है कि आपका सेल हो ना हो, दैट इज सेकेंडरी थिंग, मैं आज भी कह रहा हूँ। बट लोग आएंगे, लोगों को पसंद आएगा, लोग आपके वर्क्स को अप्रिशिएट करने वाले वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, बॉम्बे है तो बॉम्बे में भी लोगों को आर्ट के बारे में बहुत नॉलेज है, वो लोग आपको अलग अलग अप्रोचेस भी बता सकते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ है कि आप कहाँ पे कर रहे हो शो, और कौन सी गैलरी में कर रहे हो, या किसके साथ कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं देखता हूँ 50 शो कर चुके होते सोलो, तो बोलते हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट वो ऐसा मत कीजिए ना। आप एक शो कीजिए 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार, बट अच्छी जगह पर कीजिए। आप ऐसे कीजिए कि आने वाले और 3 साल तक लोग वेट करेंगे, हाँ वो एक उसका उसका काम था जो हमने कहीं भी देखा था, और दोबारा जब उसका शो आएगा तो हम दोबारा देखने जाएंगे। वो इम्पैक्ट होना चाहिए। तो वो पब्लिक कहाँ होती है? वो पब्लिक वैसी होती है जो कलेक्टर्स होते हैं या आर्ट लवर होते हैं। इंडिया में बहुत लोग हैं जो आर्ट लवर है। सब एफोर्ड शायद नहीं कर पाते पेंटिंग खरीदना, बट हाँ आर्ट लवर्स की कमी नहीं है इंडिया में, जिन्होंने लिटरली जो किताबें पढ़ते हैं पेंटिंग्स के ऊपर या आर्टिस्ट के बायोग्राफी के ऊपर, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका शौक है ये। तो उन लोगों के लिए क्या होता है ना, कभी भी शो आता है तो वो लोग जाते भी है, एडमायर भी करते, देखते भी है, और उनसे आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलती है। दो दे आर नॉट आर्टिस्ट, दे आर नॉट इनटू क्यूरेटिंग, दे आर नॉट अ प्रोफेशनल आर्ट डीलर, कुछ भी नहीं है वो, बट उनको आर्ट में एक आर्टिस्ट और एक क्यूरेटर से भी ज्यादा समझ है। मतलब तो वही है कि आर्ट लवर्स हैं, आर्ट लवर्स हैं वो। हाँ, हाँ आर्ट लवर्स है। तो आर्ट लवर्स जहाँ होते हैं वो शहर में, और कहाँ कौन सी गैलरीज में वो लोग जाते हैं, या कौन सी गैलरीज में अच्छे शोज होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप, जैसे मैं, बहुत लोग मुझे बोलते हैं मुझे अहमदाबाद में शो करना है, तो मैं न्यू कमर के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप यहाँ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे करने पे मुझे खुद को पता है कि यहाँ पे इतना अप्रोच नहीं है। यहाँ पे लोग आएंगे भी नहीं, और आएंगे भी तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और जैसे अगर कोई आ रहा है तो आके बस देख कर चला गया, घूम कर चला गया, आपको कोई एडवाइस नहीं मिल रहा, कोई फीडबैक मिल रहा, तो इट इज ऑफ नो यूज। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एग्जीबिशन में सेल होना जरूरी है, बट हाँ फीडबैक मिलना बहुत जरूरी है, जिससे आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव वॉट एवर, तो आप क्या काम, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका काम अच्छा है या बुरा है। आप एक स्टेगनेंसी पे रह जाते हो। लोगों को कैसा लग रहा है? आपको तो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे वर्क, मैंने अपना अप्रोच दिखा दिया, मैंने अपना एक स्टाइल बना दिया, बट क्या ये आर्ट फील्ड में या आर्ट वर्ल्ड में सही से जा रहा है, या लोग जो देख रहे हैं, जो जो नए हैं इस फील्ड में, क्या उनको पसंद आ रहा है? वो फीडबैक होना बहुत ज़रूरी है। शो कभी ऐसा नहीं होता कि मैं देखता हूँ बहुत लोग साल में 3-3 4-4 शोज कर लेते हैं, 15-15 ग्रुप शोज कर लेते हैं, उससे आपका कुछ होगा कुछ भी नहीं। हाँ अगर आप 5 शो करेंगे या 2 शो करेंगे, बट अच्छा करेंगे जिसमें आपको सीखने को मिला कुछ, जिसमें आपको नए लोगों को जानने को मिला, तो वो ज़्यादा बेटर है। वो ज़्यादा बेटर। Minal, I can't hear you. हेलो, Yes, now हेलो। I can hear you. हाँ मतलब हाँ ऐसा जी, नहीं हाँ है कि जी, सब हेलो। जगह पे आप, हेलो, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आप सब जगह पे हाँ जी। शो करिए, बहुत लिमिटेड करिए, बट अच्छा करिए। जितना आप अच्छा शोज करोगे उतना
आपको भी अच्छे फीडबैक मिलेंगे, और जितना फीडबैक मिलेगा उतना आप और ज़्यादा ग्रो करोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा जी। कि आप मतलब जैसे लोग आजकल बहुत जगह मैं देख रहा हूँ कि लोग पेड शोज में भी इंटरेस्टेड होते हैं कि हाँ भाई पैसे दे देंगे हम्म, और हम शो कर लेंगे, हम ये ग्रुप में इतने पैसे भर के हम शो कर लेंगे। बट वो शो का आउटपुट क्या? आपने एक बार किया, अ, आपने सेकेंड टाइम किया, आपने थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम पे आप जज कर पाते हो ना कि ये शो मेरे लिए वर्थ था कि नहीं था, हम्म, ये शो मेरे लिए कितना मायने रखा, ये शो मुझे क्या फीडबैक दिया, ये शो में मैं आगे कैसे मैं मतलब अप्रोच करूँ आगे, और ये फील्ड में। तो ये शो के फीडबैक्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट है। हर शो में सेल नहीं होता, हर एग्जीबिशन में आपका काम नहीं बिकेगा। बहुत अच्छे हम्म। अच्छे शोज मैंने करे जहाँ पे ऐसे ऐसे डीलर। Ninal, we can't listen you. Ninal, we can't listen you. Hello, hello, हेलो। हेलो। हाँ जी, आप बताइए। We can't listen you। तब अब ठीक है। आपका जी, नेट अभी मैम ठीक। शायद आज डिस्टर्बेंस दे रहा लग रहा है। आई डोंट नो, मैंने तो वाईफाई ऑन किया हुआ है आज तो। अच्छा। वाईफाई पे। हाँ नहीं, हो सकता है मे बी प्रॉब्लम हो। बट जी। ऑलवेज के जो भी शो करिए आप उसको वर्थ करिए और अच्छे से करिए। जैसे मैं इंडिया आर्ट फेस्टिवल की बात करूँ तो कई बार होता है कि हम लोग भी बहुत उम्मीद के साथ जाते हैं कि यस वी आर वी आर इनटू इंडिया आर्ट फेस्टिवल, यहाँ तो ये होगा, यहाँ तो वो होगा। बट कई बार वैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, हम्म। तो एक्सपेक्टेशंस रखना ही नहीं चाहिए एक्चुअली। शो शुड बी एंजॉयड, इट शुड बी टेकन अ फीडबैक। बहुत बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, उसको वेलकम करिए, उस पर काम करने की कोशिश कीजिए। सेकंड शो आपका पॉजिटिव ही होने वाला है। वैसे जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जैसे 9-10 इयर्स मुझे इसी फील्ड में हो गए हैं, तो आपको नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा मिलते हैं एज कम्पेयर टू पॉजिटिव कमेंट्स। और जब स्टार्टिंग में हमें नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं तो हम बहुत डीमोरलाइज भी होते हैं कि मतलब हमारे काम में ऐसी कौन सी कमी आ गई थी। बट स्लोली स्लोली ग्रेजुअली जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं आई थिंक, तो उसी से हमारी पहचान बनती है। हाँ, मुझे भी व्हाट बहुत डू यू से नेगेटिव कमेंट्स अबाउट मिले, मैं भी बहुत बार डिमोरलाइज हुआ हूँ, बहुत ही ज़्यादा बार डिमोरलाइज हुआ हूँ। मैं इतना डिमोरलाइज हुआ कि मैंने बहुत बार सोचा भी कि मैं नहीं करूँगा आगे। ठीक है, वो एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है, वो आ जाता है। बट अगर रुक हाँ। गए तो रुक जाओगे। सो बेटर। अभी आप अभी तो जानते हमला हैं कई आर्टिस्ट हैं जो रुक गए, कई अभी अभी आर्टिस्ट कई। मेरे नोन में जो रुक गए। हाँ, पर अभी वो उनको ये होता है ना कि दोबारा आप पुशअप करके। जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, डिक्लाइन कीजिए, ये इंडिविजुअल चॉइस है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा, नेगेटिव का भार हमेशा ही ज़्यादा ही रहा है। ठीक है, और हमारी सोसाइटी में तो और ज़्यादा है। सो सो नेगेटिव के लिए तो आप हमेशा अभी ओपन ही रहिए कि हाँ, कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा, कोई शायद प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी आके आपको गलत बोल कर जाए, डिमोटिवेट कर कर जाए, या कोई बाहर वाला आके बोले नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए तो अच्छा रहता। ठीक है, ओके, एक्सेप्ट इट, सुन लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस पे मुझे इसको एक्सेप्ट करके इस पे मुझे काम करना ज़रूरी है, वो बंदा सही बोल कर गया तो काम कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ इट इज़ वेरी ट्रू एंड वेरी बेटर एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट, तो मत हम्म। लीजिए उसको, पॉजिटिव वे में लीजिए। आप उसको इग्नोर कर दीजिए, आप उसको सोचिए मत कि किसी ने आके मुझे कुछ बोल कर गया। ठीक है, आप ऐसे जाइए, ओके ठीक है ना, उसको नहीं पसंद आया, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमको पसंद है। हाँ। जैसे आप सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हम अगर शॉपिंग करने जाते हैं तो अगर दो दोस्त जा रहे थे, एक को एक चीज़ पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज़ पसंद आती हम्म। है, तो हम भी एक दूसरे को बोलते हैं यार ये तूने क्या बकवास खरीदा, बट वो उसको अच्छा लग रहा है ना, बोल वो देते उसका हैं। उसका पर्सपेक्टिव है। सो ये हम्म। सेम थिंग यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो हम्म। आपको नेगेटिव पॉजिटिव तो हमेशा रहेगा लाइफ में। तो नेगेटिव करके, अगर मैं जो लोग अगर देख रहे हैं और अगर लोगों ने रोक दिया अपने काम को, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप कमेंट से या
लोगों की बातों से आके रुक मत जाइए, क्योंकि इसमें लॉस लोगों का नहीं है, लोग तो आज है कल भूल जाएंगे। आप अपना काम कीजिए, आपका काम रहेगा तो आप ही का नाम होने वाला है। वही लोग आपको नेक्स्ट डे आके पॉजिटिव कमेंट, बेटर आप क्या कहते हैं, नेगेटिविटी में मत जाइए। जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जो सबके दिमाग में होता है क्वेश्चन कि हाउ टू सेल आवर वर्क, जो हमें अपना वर्क है वो सेल आउट कैसे करना है, बिकॉज हम वर्क बना लेते हैं, सेल आउट कैसे करें? देखिए, सेलिंग का दो तरीके से होता है, एक होता है पर्सनलाइज सेलिंग कर सकते हैं, दूसरा होता है गैलरीज करती है। अब बहुत सारे ऑनलाइन गैलरीज है, ठीक है, जो आर्टिस्ट के काम देते हैं, बट गैलरीज में जो अच्छे गैलरीज है वो लोग देखते हैं कि आर्टिस्ट का कितना नाम है, कितना अवार्ड्स मिल चुका है या कितना उसका फेमस है, उस हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी, जब आप पर्सनलाइज कर रहे हो तो पर्सनलाइज में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप उसको प्रमोट कीजिए। प्रमोट इन द सेंस आप कैसे करोगे? आप आपके पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, आप उसमें उसमें आप डाल सकते हैं, उसमें आप पोस्ट कर सकते हो कि आई वांट टू सेल दिस, आई वांट टू डील विद दिस माय आर्ट वर्क। या आप अपना वेबसाइट बना के भी बहुत लोग उसको कोशिश करते हैं कि वेबसाइट से भी मैं इसको करूं। और सेकंड अप्रोच जो है वो गैलरीज में आप दे दीजिए, गैलरीज आपके वर्क को प्रमोट करेगा। बट एंड ऑफ द डे इट इज ऑल अबाउट योर लक, ठीक है। मैंने आपको बोला कि बायर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है जो नाम देखकर आएगा, एक होगा जो काम देखकर आएगा, ठीक है। सो इसमें तो कोई जज नहीं कर सकता कौन इंसान क्या चीज ले रहा है, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे ही पूछते हैं कि मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। बट आप अगर आप ये सोच के डीमोटिवेट रहते हो कि मेरा सेलिंग नहीं हो रहा, तो आप काम कर ही नहीं पाओगे, तो आप अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा सेल नहीं हो रहा तो मैं अब काम करना छोड़ दूंगा, तो वो कोई बात नहीं होती। कई बार मेरे साथ भी पहले पहले ऐसे होता था कि हाँ नहीं सेल हो रहा, नहीं सेल हो रहा, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं दूसरे आर्टिस्ट से मैं अपने आप को कंपेयर कर लेता हूँ, यार उसका हो रहा है मेरा नहीं हो रहा, या उसका ये हो रहा है उसका वो नहीं हो रहा। सेलिंग इज इम्पोर्टेंट, आई नो दैट, बट उसको अगर डीमोटिवेशन में ले लिया तो आप नहीं ऊपर आ पाओगे, आप वहीं रुक हाँ, जाओगे, ठीक है। तो राइट। सेलिंग को एक सेकेंडरी पे रखिए, प्राइमरी पे अपने काम को रखिए। सेलिंग जब होना होगा हो जाएगा। अब जैसे क्वारंटाइन में हम लोग सब है, ठीक है, लॉकडाउन में अभी हमको भी पता है यार, हम कहाँ जाएंगे सेल करने, पर उसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमने पेंटिंग करना छोड़ दिया या हमने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, ठीक है। हम भी बैठ जाते हैं यार, अब तो सेल ही नहीं होने वाला, तो क्या करना है, मतलब क्या क्या कर सकते हैं हम ये लॉकडाउन में बैठ के, ठीक है। पर लॉकडाउन में आप प्रैक्टिस कीजिए ना, आपको कहाँ, हमने तो काम नहीं छोड़ा, या किसी भी आर्टिस्ट ने काम नहीं छोड़ा। लोग उतना ही काम करे जितना पहले कर रहे थे घर पे बैठ के, ठीक है। तो आप उसको नेगेटिव मत लीजिए, आप उसको एकदम पॉजिटिव वे में लीजिए, प्रैक्टिकल वे में लीजिए। सेलिंग डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी ऑफ द मार्केट ऑल्सो, क्योंकि यस। ये कोई ये तो है नहीं कि, ठीक है। जी। तो अगर कोई पेंटिंग लेने जा रहा है तो मिनिमम 10,000 के नीचे का पेंटिंग मिलता नहीं, 10,000 इज ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और तो इकोनॉमी के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड होती है, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बोला ना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड होती है। अगर आपको मैं 30,000 दूँ तो आपके पास चॉइस होता है कि आप सोने में इन्वेस्ट करोगे, पेंटिंग में इन्वेस्ट करोगे। पर जब पेंटिंग और गोल्ड का रेट एक जैसा होगा वैल्यू मार्केट में, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी ले सकते हो। तो उसको, आपके पेंटिंग को उतना ही वैल्यूएबल बनाइए, इट शुड लुक लाइक अ गोल्ड, इट शुड लुक लाइक अ ज्वेलरी, ठीक एग्जैक्टली। है। सो सो दिस इज द थिंग। सो सेलिंग को सेकेंडरी रखिए, सेलिंग हो ना हो, इट इज वो कोई भी नहीं कह सकता कि 110% होगा ही। ये जो हमने क्वेश्चंस जो आज डिस्कस किए हैं मिराज जी, ये बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एक आर्टिस्ट के दिमाग में, मतलब ये चीज रहती ही रहती है। बेसिकली क्लासेस रन करने की, कि आप एक लेवल पे आ गए हैं, क्लासेस रन कर लीजिए तो यू कैन अर्न। पेंटिंग कर रहे हैं तो देखिए, पेंटिंग कर रहे हैं तो जो हमारा खर्चा है, देखिए ऑब्वियस है, इन्वेस्टमेंट तो है ही है। हमें कैनवस भी चाहिए, कलर्स भी चाहिए, अर्निंग सोर्स तो चाहिए। तो हर एक कोई ये सोचता है कि अर्निंग सोर्स आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, कि आप घर में क्लासेस ले लीजिए, दैट इज द फर्स्ट अर्निंग सोर्स। द सेकंड वन इज कि आपकी पेंटिंग सेल आउट हो तो है, या ऑर्डर वर्क आ रहा है आपके पास तब है। और दूसरी बात क्या है कि जब हम एग्जीबिशन लगाते हैं
अगर हम कहीं पे पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, देन वी हैव टू पे द फीस, राइट? फीस भी पे करना है। सेकेंडली अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहां जाने आने का खर्चा भी है, वहां रहने का खर्चा भी है, वो सारा भी हमें उठाना है। तो वो सारी चीजें ले दे के वही बात आ गई कि मनी पे आ जाती है। तो हाँ, हर चीज मनी मनी पे आ कहाँ जाएगी, तो स्पेंड सेलिंग करेंगे? सेलिंग इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने उनको वही कहा कि आप एग्जीबिशंस और ये सब आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप से सेटिस्फाइड हो कि नहीं, मेरा काम अब जाके आई कैन डिस्प्ले। अदरवाइज आप पैसे वेस्ट ही करते रहोगे हर एग्जीबिशन में पार्ट ले लेकर। मैंने इसलिए बोला ना कि आपको एग्जीबिशन आप 1 कीजिए, 2 कीजिए, फीडबैक लीजिए और फिर 3 साल तक वेट कीजिए वो फीडबैक लेने के बाद, एंड फिर आप अप्रोच कीजिए। देखिए, मैंने इतने इतने टाइम पे मैंने शायद मेरे अभी तक मैंने सिर्फ 4 ही सोलो शो या 5 ही सोलो शो करे, इतने ईयर ऑफ इतनी जगह पे होने के बावजूद भी। मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता था, और मतलब आई नो पब्लिक आएगी, ठीक है, पर मैंने नहीं किया क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनता, समझ रहे? क्योंकि आप मुझे मुझे ऐसा है कि मुझे क्या कहते हैं, अगर मुझे अच्छा फीडबैक नहीं मिलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे मिस्टेक्स पॉइंट आउट करेंगे तो मैं मिस्टेक्स को कुछ कर पाऊंगा। तो आप मनी इतना से वेस्ट मत कीजिए हर चीज में, ठीक है? मैंने इसलिए कहा कि आपको हर जगह एग्जीबिशन लगाना जरूरी नहीं है। जहाँ वर्थ है वहीं लगाइए, सोच समझ के स्पेंड कीजिए। सबके हार्ड एंड मनी है, किसी को फ्री में नहीं मिलता, बिल्कुल, ठीक हाँ। है? अगर आप सोचोगे 50 जगह पे एग्जीबिशन करना चाहूंगा तो पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हो, नो इश्यू, बट एंड ऑफ द डे इट इज वेस्ट ऑफ मनी। अब 50 में से अगर आपका एक में भी रिस्पॉन्स नहीं आया तब आप क्या करोगे? ठीक है, आफ्टर ऑल मैंने कहा था कि लोग बोलते हैं ये तो पेंटिंग पैशन है, ये वो है। मैं ये सब बुकिश बातें नहीं मानता। फॉर मी इट इज अ बिजनेस। एंड ऑफ द डे हाउ मच परसेंटेज आई एम अर्निंग, या ठीक है? मेरी अकाउंट में कितने मेरे पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बनियों की तरह सोचता हूँ और मैं वैसे ही सोचता हूँ। सो मुझे कोई शर्म भी नहीं है बोलने में, बट ऑफ कोर्स दिस इज अ बिजनेस एंड इट हैज टू बी बिजनेस। अगर मैं ऑब्वियस, 10,000 वही अगर है मैं बात, 10,000 वही बात अगर आ मैं गई। 10,000 भी, हाँ, अगर मैं हम्म, 10,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं पे, तो मेरा टारगेट होता है कि मैं वहां से 25 तो लेके ही निकलूँ, नॉट लेस देन दैट। हम्म, वरना मैं 10,000 रुपये में किसी को नहीं दूंगा, ठीक है? सो एंड ऑफ द डे मतलब बहुत लोग किताबी बातें जो करते हैं ना कि दिस इज अ पैशन या ये वो, मैं तो मन की खुशी के लिए कर रहा हूँ, ऑल दिस बुकिश बातें मैं तो नहीं मानता। फॉर मी इट इज अ बिजनेस, फॉर मी इट इज अ ब्रेड एंड बटर। आई एग्जैक्टली। हैव टू आई हैव टू मेक। आप जैसे कि आप देखिए, कोई भी बिजनेस हो आपको उसका एडवर्टाइज करना पड़ता है आपके प्रोडक्ट को बेचने के, तो ये भी आपका एक प्रोडक्ट ही है, ठीक है? हाँ। आप खुद ही एक फैक्ट्री हो और आपका एक प्रोडक्ट है, आप इसको भी पैकिंग कर रहे हो, आप इसको भी डिलीवरी कर रहे हो, आप इसको भी कुरियर कर रहे हो, आप इसको भी दे रहे हो या इसको भी सर्टिफाई कर रहे हो, हम्म, ठीक है? सो एंड ऑफ द डे इट इज अ बिजनेस, ठीक है? सो इट इज नॉट के मैं तो मेरे दिल से बहुत लगाव है, मैं इसलिए कर रही हूँ, मेरे को तो रात को नींद नहीं आ रहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं मेरे को तो दिल को मन को खुशी मिलती, मन को खुशी मिलती होगी। बट जब पेंटिंग खत्म हो जाता है हर इंसान यही सोचता है कि ये सेल होना ही चाहिए, कि हाँ। मैंने इतना पैसा तो इन्वेस्ट कर ही दिया। तो अगर आपके मन की खुशी है तो आप कभी ये सोचेंगे ही नहीं। बट हम्म, ऑफ कोर्स इट इज योर बिजनेस एंड यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, दैट्स हम्म, ऑल। अगर आप नहीं सोचोगे तो आपकी पेंटिंग डंप ही होगी और कुछ नहीं होगा और आपका मनी वेस्ट ही होगा। आप आप कैनवास भी लेने जाते हो तो आप मटेरियल भी इतने एक्सपेंसिव है, ठीक है? हम्म, अब मैं तो कोई मन की खुशी के लिए 10,000 रुपये नहीं फेंकूंगा, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, कि मुझे मेरी मन की खुशी हो रही है तो मैं 10,000 में वेस्ट कर दूं। आई वोंट। मेरी मन की खुशी तब होगी वो 10,000 का जब मुझे कोई रिटर्न मिलेगा, वो मेरा हाँ। पर्सपेक्टिव हम्म, है। एल्स इट इज ऑफ नो यूज। तो पेंटिंग एक ऐसी चीज, अब पेंटिंग मतलब ऐसा भी नहीं कि आप आके सेटिस्फाई हो जाए, सामने जो इंसान ले रहा है ही शुड ऑल्सो फील कि नहीं, उसने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, इसकी वैल्यू है। ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो कहीं पे भी अगर सेल आउट करने जाएगा तो हम्म, उसको भी उसका इन्वेस्टमेंट का डबल मिलेगा, ठीक है? हम्म, इट शुड नॉट बी लाइक अ फर्नीचर कि आज आपने एक सोफा खरीद लिया, 5 साल का उसकी वैल्यू जीरो हो रही है, 1 लाख का सोफा का डिप्रिसिएशन जीरो हो गया। तो ऐसा नहीं हो, पेंटिंग का डिप्रिसिएशन कभी आना नहीं चाहिए। इट शुड बी मोर एंड मोर एंड मोर, बिकॉज जो आपसे पेंटिंग ले रहा है हम्म, वो ये सोच के लेता है कि पहले तो वॉल पीस रहेगा, पर जब आपका नाम हो जाएगा, जब आपका ये हो जाएगा, तो वो एक वैल्यूएबल चीज हो जाती है कि वो पेंटिंग रिपीट नहीं होने वाली। वो हाँ, पेंटिंग एक्सक्लूसिवली दुनिया में एक ही जन ने बना है और एक ही बार बना है। हम्म, तो उसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, उसका कोई डुप्लीकेट नहीं है, उसका कोई कॉपी वर्क नहीं है।
आप मास प्रोडक्शन नहीं कर रहे, आपने एक पेंटिंग एक ही बार बनाया, तो भी आप उसको उतना एक्सक्लूसिव बनाइए जितना बनाना चाहते हैं। इसलिए आप अगर सेलिंग का सोच के मत बनाइए, दिल से बनाइए, तो एक्सक्लूसिव ही बनेगा। तो लेने वाला भी सोचेगा कि मेरे पास उसका वो काम है जो इंटरनेट में इतनी बार घूम चुका है या इतने मैगजीन्स में ये पेंटिंग्स आ चुका है, मेरे पास वो काम है इसका। So it is a part of collection, and the collection hobby is an expensive hobby. नॉर्मल लोगों के लिए हॉबी नहीं है, बहुत कम लोग होते हैं जो कलेक्ट करते हैं। इट इज मेयरली 0.5% लोग होते हैं जो कलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो लोग कलेक्ट करते हैं, तो फॉर देम इट शुड बी एक्सक्लूसिव। तो आप काम वैसा बने कि वो एक्सक्लूसिव ही रहे हमेशा। आज नहीं 10 साल के बाद भी वो बंदा बोलना चाहिए कि यार वो काम जो तू देख रहा था ना, वो मेरे घर पे है, वो मेरे पर्सनल कलेक्शन है, उसकी वैल्यू आज इतनी है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया था। सो इट शुड बी ऑन बोथ द वे, बिजनेस उसको भी मिलना चाहिए, बिजनेस आपको भी मिलना चाहिए, मनी शुड रोटेट। सो इसलिए मैं वही कह रहा था कि आर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए और उसी तरह से काम कीजिए, उसको इतना अच्छा बनाइए कि लोगों को लगना चाहिए कि यार ये काम सही में एक ही बार बना है और ये सही में मेरे पास है और ये किसी के पास नहीं है, दोबारा बन भी नहीं सकता। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर आर्टिस्ट को कि आप जो भी करिए बहुत सोच के करिए, बहुत ध्यान से करिए, किसी की बातों पे या किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके मत कीजिए। मैं तो यहाँ पे भी जो भी देख रहे व्यूअर्स या न्यू कमर्स, उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी के भी क्या कहते हैं नेगेटिव अप्रोच सुन के काम करना बंद मत कर दीजिए। आज आप बंद कर दोगे तो जिन्होंने आपको बोला उनका कोई लॉस नहीं है, लॉस सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्या पता आप शायद और प्रैक्टिस कर रहे होते तो और अच्छा कर रहे होते आज की तारीख में, और आपने उसको बाकायदा उसको आपने बंद कर दिया। आपने आप मतलब आप समझ लीजिए, आपने अगर 1 साल किसी ने प्रैक्टिस किया और किसी की बातों पे उसने बंद कर दिया, तो आपने अपने लाइफ के 365 दिन वेस्ट कर चुके हो चीज पे। इतना आगे आने के बाद वापस से 365 दिन पीछे क्यों जाना किसी एक वर्ड में, किसी एक बंदे के कहने पे? क्या वो बंदा पहले दिन ने आपको बोला था कि आप आके पेंसिल पकड़ो और ड्राइंग करो? वो बंदे ने तो आपको नहीं बोला था ना, आपने खुद की मन का सोचकर आपने पेंसिल पकड़ा था। तो आज उस बंदे के कहने पे आप क्यों वो पेंसिल छोड़ देते? एग्जैक्टली, उसको पकड़ के रखो। किसी के कहने पे आपने जब पेंटिंग करना शुरू नहीं किया, तो किसी के कहने पे आप पेंटिंग बंद करना कैसे कर सकते हो? और आप इतने साल इतने घंटे जो आपने प्रैक्टिस करे उसका क्या? किसी और के लिए नहीं, पर सेल्फिश होके अपने लिए सोचिए कि मेरा इतना घंटा मैंने वेस्ट किया था इसके पीछे, तो एटलीस्ट वो वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। तो जिन्होंने भी छोड़ दिया है वो फिर से शुरू कीजिए, और हो सकता है क्या पता अगर आपने नहीं छोड़ा होता तब तक आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वही बंदा आके आपको अप्रिशिएट कर रहा होता। राइट, बिल्कुल। These are the things. अच्छा, मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी मृणाल जी, आपकी वो जो कार्स की कलेक्शन है, जो आप कार्स की कलेक्शन आपने फोटोग्राफ डाली होती है फेसबुक पे, इट्स सो नाइस। तो हॉट व्हील्स की कार है आई थिंक सो। बहुत सारी है एक्चुअली, इफ यू वांट आई कैन शो यू, अगर सबको देखना हो तो। ओके, आई जस्ट ट्राई टू डोंट नो, क्योंकि वो आपकी सारी, वाओ ग्रेट। कितनी कितनी कार्स है ये, आपने काउंट कर? maybe more than 4,000, and these are the movie car जिसके अंदर सारे you know जैसे जेम्स बॉन्ड है तो सिग्नेचर सीरीज है गाड़ी के नीचे सब एक्टर्स के या डायरेक्टर्स के। दिस इज माय, मतलब और भी है बट अभी सब मैंने निकाले नहीं है। दिस इज माय कलेक्शन एंड wow, it's goes on back, and you can see behind me also, you know, another shelf. तो पूरा ही आपने बनाया हुआ है कलेक्शन अपना, बड़ा सा। हाँ जी 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 जी। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच मृणाल जी कि आपने अपना स्पेशल टाइम हमें दिया और इतनी सारी चीजें डिटेल में बताई, और जो इतनी सारी सबकी जो कंफ्यूजन थी उसको खत्म भी किया। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, यू टू। एंड अगर और भी किसी को क्वेरी होगी, अगर आपको कोई पूछता है तो दोबारा भी सेशन पे आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर, बी सेफ गाइस। Bye. Thank you so much guys for joining us. Please take care, stay home, stay safe. Bye-bye. Bye.